गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के हमारे आज के इस सेशन में। आज 31 जनवरी 2024 है, तो चलिए अपने इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। वैसे तो आज हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं, लेकिन एज यूजुअल इन आर्टिकल्स पर चलने से पहले हमें देखना होगा कि आखिर द हिंदू में हमारे लिए क्या है। आप द हिंदू को ओपन करते हैं तो बिल्कुल फ्रंट पेज पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिलता है, दैट इज अबाउट झारखंड सीएम सोरेन जी। सोरेन जी जो कि दिल्ली के अपने आवास से लगभग 32 घंटों तक गायब रहे। ईडी के ऑफिशियल्स उनके पीछे लगे थे, उनके घर के सामने पूरी निगरानी रखी गई थी और ये कहा जाने लगा कि झारखंड के जो सीएम हैं वो गायब हो गए हैं, मिसिंग हैं। लेकिन उसके 32 घंटों के बाद वो अपने रांची के आवास में देखने को मिलते हैं, जहां पर जाने के बाद उन्होंने ऑपोजिशन लीडर्स से काफी लंबे समय तक बातचीत करी और वहां पे गांधी जी को ट्रिब्यूट भी पे किया। तो उसके बाद तो देखिए ये एक इन जनरल पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो बस अपनी जानकारी के लिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए आप इसे देखते रहिए, समझते रहिए, फॉलो अप करते रहिए। लेकिन ये हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत काम का साबित नहीं होगा। यहाँ पर एक और न्यूज़ है जहाँ पर 14 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई है केरला के एक कोर्ट ने, क्योंकि एक बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिनके मर्डर के आरोप उनके ऊपर थे और वो साबित हो गए। अब देखिए मामला थोड़ा सा गंभीर था। केरला में एक कोर्ट ने 15 में से 14 लोगों को मौत की सजा सुना दी है। एक और जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर केस अभी चल रहा है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उन्हें सजा अभी दी नहीं गई है, दी जा सकती है। इसी मवेलीकारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट 1 ने यहां पर सजा सुनाई है। श्रीनिवास, ये जिनकी हत्या हुई थी, वो एक लॉयर हुआ करते थे और स्टेट सेक्रेटरी हुआ करते थे बीजेपी के फ्रंट पर। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनके लिए एक लीडर की तरह, उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरह वो काम किया करते थे। उन्हें वेल्लकिनारा जो कि अलापुझा में है, वहां पर दिसंबर 19, 2021 को उनकी माताजी, उनकी पत्नी और उनके बच्ची के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें ये 15 लोग शामिल थे। इसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का दर्जा दिया, जहां पर इतने सारे लोग एक प्लॉट तैयार करके और परिवार के सामने किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का दर्जा देते हुए इन 14 लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई है। एक व्यक्ति की जो सजा है उसे अभी होल्ड किया गया है। ये जो लोग हैं इन्हें जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उनसे एसोसिएटेड बताया गया और उसकी जो एक पॉलिटिकल आर्म है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उसका भी हिस्सा बताया गया। ये जितने भी लोग इस किलिंग में शामिल थे, कुल मिलाकर ये एक पॉलिटिकल क्लैश था जिसमें एक व्यक्ति की जान गई और अब 14 लोगों को फांसी की सजा दी गई है। मामला थोड़ा गंभीर जरूर रहा है। ये मामला पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं। इमरान खान जो कि पहले से 3 साल की सजा काट रहे हैं, उनके ऊपर 50 से ज्यादा केस ऑलरेडी अभी लगाए गए हैं। उन्हें एक बार फिर से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करने के आरोप में 10 और साल की सजा सुना दी गई है। ये 2022 के बाद से ही पावर में नहीं है। इनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था और इनकी गवर्नमेंट खत्म कर दी गई थी। उसके बाद से ही ये निशाने पर हैं और इन्हें बैक टू बैक पनिशमेंट दी जा रही है। कहा जाता है कि जो लोअर मासेस हैं वहां पर इनकी अच्छी पैठ है, लेकिन पूरी तैयारी की गई है कि इलेक्शन कंटेस्ट करने ही ना पाए। तो ये सारी बातें तो आज आपको द हिंदू में देखने को मिल जाती हैं। अगर हम अपने आर्टिकल्स की ओर आगे बढ़ते हैं तो चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको पता है आज क्या है। आज है 31 जनवरी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि जनवरी खत्म ही नहीं हो रही है। काफी लंबे टाइम से जनवरी चले जा रही है। जैसे कई दफा क्या होता है ना कि टाइम बड़ा स्पीड में बीतता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ लोगों के लिए जनवरी बीत ही नहीं रही है। क्या आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही थी क्या कि जनवरी नहीं बीत रही है? देखो, यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों को ऐसी फीलिंग आती नहीं है। उनका टाइम तो हवा की तरह निकलता है, लेकिन अब जो बचा खुचा टाइम है वो हवा की तरह ना निकले, उसके लिए आपको पता है कि आपकी उड़ान की बुकलेट्स रिलीज हो चुकी है। 31 जैन को आपकी मॉडर्न पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक आज रिलीज होने वाली है। तो आप इन बुक्स को, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। इत्मीनान से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और बेहतरीन बनाएगा। खैर, इस जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे अपने पहले आर्टिकल की ओर, एंड दैट इज अबाउट इंटरिम बजट जो कि पब्लिश होने वाला है। इंटरिम बजट जब पब्लिश होगा तो ये देखो पूरे साल के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि पूरा साल तो सरकार के पास है भी नहीं। ये निर्मला सीतारमण जी का, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, छठा फाइनेंस बजट होगा। ये इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट क्यों है? बिकॉज अप्रैल मई में इलेक्शंस प्रपोज्ड हैं, तो सरकार के पास बहुत समय नहीं है। फरवरी आने वाला है,
तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3-4 महीने की टाइम बचा हुआ है, जून मान लो टाइम बचा हुआ है, उसके बाद तो नई सरकार आएगी। अब नई सरकार कौन आएगी ये तो कोई नहीं जानता, बट जो भी आएगी आगे की जिम्मेदारी उसकी होगी। अगर यही गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो वो वापस से नया बजट प्रपोज करेंगे। इस बजट में थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद अगर कोई और सरकार बनती है तो उनकी जिम्मेदारी है वो अपना बजट प्रपोज करेंगे। लेकिन जो थोड़ा सा समय बचा हुआ है, उस बचे हुए समय के लिए भी तो बजट चाहिए ना, और इसी बजट को कहा जाता है इंटरिम बजट। तो आइए थोड़ी बहुत बातें करते हैं इस इंटरिम बजट के बारे में। इसे प्रेजेंट किया जाता है जब गवर्नमेंट के पास पूरा समय ना हो, या फिर इलेक्शंस हमारे सामने ही हो और सरकार के बदल जाने का खतरा हो, या उसी सरकार के कंटिन्यू करने की भी बात हो लेकिन सरकार अपना टर्म पूरा करने वाली हो, तो फुल बजट प्रपोज करना लॉजिकल नहीं होता। तो इस तरीके से जो इंटरिम बजट होता है वो एक ट्रांजिशनल बजट की तरह काम करता है, जहां पर नई सरकार आने के बाद अपना नया बजट तैयार करती है। पूरे बजट में जहां हम अगले साल के मार्च 31 तक का ब्यौरा देते हैं, वहीं ये जो बजट होता है इसमें नई सरकार के पावर में आने तक का बजट तैयार किया जाता है। पूरे बजट के लिए हमें पूरे बजट के लिए अप्रूवल चाहिए होता है, जबकि इंटरिम बजट के लिए फिस्कल ईयर के एक हिस्से के फंड के लिए अप्रूवल चाहिए होता है, जो वोट ऑन अकाउंट के थ्रू दिया जाता है। नाउ गोइंग अहेड, टैक्स चेंजेस की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं है कि अगर आप इंटरिम बजट प्रपोज कर रहे हैं तो आप टैक्स रेट में चेंजेस नहीं कर सकते। आप बिल्कुल बदलाव कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो किसी भी इंटरिम बजट में कभी किसी सरकार ने कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं किए हैं और ना ही कोई नई स्कीम इंट्रोड्यूस की जाती है। इसके पीछे थोड़ी बहुत इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस भी वर्क करती हैं, जिनका ये कहना है कि आप बड़ी स्कीम्स प्रपोज नहीं करेंगे जब आपके इलेक्शंस क्लोज हों, क्योंकि ये अनफेयर प्रैक्टिस के अंदर आ जाएगा। बजट के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि रेगुलर बजट का होता है। इसमें प्रीवियस ईयर की इनकम और एक्सपेंसेस का डेटा होता है और आने वाले समय में इलेक्शन तक जो भी खर्चा लगने वाला है सरकार को चलाने में, उसका भी ब्यौरा दे दिया जाता है। जो नई सरकार आएगी वो नए बजट को मॉडिफाई कर सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है, चाहे वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ही कंटिन्यू कर जाए या फिर नई सरकार आ जाए, कोई दूसरी पार्टी जीत कर आ जाए। इलेक्शन कमीशन भी रेगुलेट करते हैं इस मामले में कुछ रिस्ट्रिक्शंस को, और वो कहते हैं कि जब इलेक्शन नजदीक है तो आप बड़े बदलाव ना करें, ये इलेक्शन की फेयरनेस को थोड़ा बहुत चैलेंज कर देगा। चर्चा करेंगे वोट ऑन अकाउंट के बारे में। वोट ऑन अकाउंट, देखिए, ये इंटरिम बजट को पास करने का एक टूल है जो गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस बेयर करने में हेल्प करता है। अप्रूवल प्रोसेस क्या है? कन्वेंशनली वोट ऑन अकाउंट बिना किसी डिस्कशन के पास कर दिया जाता है। फुल बजट में तो देखो खूब घुस-घुस के डिस्कशन होता है, इधर नहीं होता। सबको पता है थोड़े टाइम की बात है, उसके बाद तो नया बजट आना ही है। ग्रांट अमाउंट इन जनरल 1/6 होता है, मतलब कि इन रफली यू कैन से कि 2 महीने का खर्चा यहां पर दे दिया जाता है। वैलिडिटी जो है इस पूरे पार्ट की वो होती है 2 महीने की, जबकि बाकी का बजट तो पूरे साल के लिए होता है। सो दीज वर ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ इंटरिम बजट। होपफुली इंटरिम बजट का एक फंडामेंटल आइडिया आपको लग गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्नो लेपर्ड्स के बारे में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र जोगी नहीं है, भूपेंद्र यादव जी ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज करी है। वैसे मैं मजाक कर रहा था ना, ये मत सोचना कि मैंने ऐसे ही गलती से पढ़ दिया, ठीक है। तो आप लोगों ने वाला जोक तो सुना होगा ना, कहते हैं नाम क्या है? भूपेंद्र जोगी, अमेरिका में घूमे हैं, बहुत घूमे हैं, नाम बताओ भूपेंद्र जोगी, सुना होगा ना। तो ये कैसे चलता रहता है वीडियो, तो मुझे ये नाम आया सामने तो अचानक से क्लिक कर गया। खैर देखो, यहाँ पे क्या होता है कि अभी एक रिपोर्ट आई है स्नो लेपर्ड के स्टेटस को लेकर। जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ पे श्री भूपेंद्र यादव जी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए, उन्होंने वहाँ पर स्नो लेपर्ड्स का डेटा और उनकी स्टेटस की रिपोर्ट रिलीज करी। तो वो हम लोगों के सामने है, तो आइए देखते हैं कि क्या रिपोर्ट में निकल के आया है। स्नो लेपर्ड की जो पॉपुलेशन का असेसमेंट है इंडिया में, जिसे SPAI कहा जाता है, आप स्पाई कह लो, याद रहेगा। हालांकि वाई मत लगा देना SP के बाद, SPY, ठीक है। SPAI प्रोग्राम है। ये पहला ऐसा कोई साइंटिफिक एक्सरसाइज है जहां पर इंडिया में स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन का हम पूरा डेटा मेंटेन करते हैं। एज पर दिस रिपोर्ट, इंडिया में स्नो लेपर्ड्स की संख्या है 718। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है इस तरीके के पूरे सर्वे में, और बाकी स्नो लेपर्ड रेंज जो स्टेट्स हैं वो भी इसमें मदद करते हैं, जैसे कि नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन जो मैसूर है, और वर्ल्ड WWF इंडिया, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जो है फंड, ये इंडिया का जो विंग है वो भी इसमें हमें असिस्टेंस देता है, मदद देता है। की पॉइंट्स की बात करते हैं। सर्वे के ड्यूरेशन और मेथोडोलॉजी की बात करें तो देखो, ड्यूरेशन रहा सर्वे का
2019 टू 23 यानी कि 4 सालों का। मेथड्स क्या इस्तेमाल किए गए? 2 स्टेप फ्रेमवर्क था। इसमें पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इवैल्यूएशन। मतलब हम देखते हैं कि कितने एरिया में जो स्नो लेपर्ड हैं वो फैले हुए हैं। स्पेशल का मतलब होता है स्पेस रिलेटेड। स्पेस का मतलब यहाँ अंतरिक्ष वाला नहीं है, स्पेस का मतलब होता है लोकेशन। ठीक है, कहते हैं टाइम एंड स्पेस, तो ये लोकेशन से मतलब है। इसके बाद हमने कैमरा ट्रैप्स को लगाया और कैमरा ट्रैप्स के जरिए उनकी प्यारी प्यारी पिक्चर्स को हमने क्लिक किया और इन प्यारी प्यारी पिक्चर्स के जरिए हमने ये जानने की कोशिश करी कि आखिर कितनी संख्या में स्नो लेपर्ड्स कहां पर अवेलेबल हैं। ठीक है, एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग राज्यों में स्नो लेपर्ड्स की संख्या वेरी करती है। जैसे लद्दाख में 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21, जम्मू एंड कश्मीर में 9 संख्या बताई जा रही है। अच्छा देखो, यहाँ पर एक ग्राफ है, मैं वो दिखाता हूँ। इसमें बताया गया है कि 60% इंडिया की जो स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन है वो हमें लद्दाख में ही देखने को मिलती है। एंड नंबर वाइज आप 477 देख भी पा रहे हो। केवल 34% जो 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है स्नो लेपर्ड जहां पर रहते हैं, हम उसे प्रोटेक्ट कर पाए हैं। 70% एरिया अभी भी अनप्रोटेक्टेड है। चिंता की बात है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत भी है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला आर्टिकल इकोवास के बारे में है। फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। जुंटा रूल को आप मिलिट्री रूल भी बोलते हो। 3 देशों में अभी मिलिट्री रूल चल रहा है अफ्रीका के, बुर्किना फासो, माली और नाइजर। इन लोगों ने ऑल ऑफ सडन बोला कि हम इकोवास से बाहर जा रहे हैं। इकोवास यानी कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, बोला कि हम इसका पार्ट नहीं रहेंगे। तो पूछा गया भैया क्या हो गया, क्या नाराजगी है? एक तो आप लोग जबरदस्ती सत्ता हथियाए बैठे हो और ऊपर से आप लोग इकोवास से भी बाहर जा रहे हो। इन्होंने कहा कि देखो, इकोवास जैसे बनाया गया था ना वैसे काम कर नहीं रहा है। बोले कैसे बनाया गया था, बताओ जरा। बोले इकोवास बनाया गया था कि पूरे अफ्रीका को एकजुट करेगा और अफ्रीका के लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने यही सोचकर इकोवास बनाया था। तो बोले भैया बता दो अभी क्या कर रहा है? बोले इकोवास जो है वो फॉरेन पावर्स के इन्फ्लुएंस में आ चुका है और अब वो उनकी बातें सुनकर यहाँ पे कंट्रीज के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं और इसीलिए हम लोग इकोवास का पार्ट नहीं रहेंगे। तो कुल मिला के इन तीनों देशों का आरोप है कि अब इकोवास यूरोपियन कंट्रीज के टूल की तरह काम कर रहा है, जहां पर वो इन देशों के खिलाफ काम करता है जहां पर मिलिट्री रूल है। खैर, अगर हम बात करते हैं इन कंट्रीज में इंसर्जेंसीज के बारे में, तो बुर्किना फासो, माली और नाइजर ये लगातार जिहादिस्ट इंसर्जेंसीज का शिकार हैं। वहां पर पॉवर्टी का लेवल बहुत ज्यादा है। सच्चाई तो ये है कि इन्हीं देशों को इकोवास की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मिलिट्री कू के बाद वहां पर सिचुएशन और भी ज्यादा बद से बदतर होती चली जा रही है। नाइजर में 2021 में, बुर्किना फासो में 2022 में और माली में 2020 में इलेक्टेड गवर्नमेंट को उठाकर फेंक दिया गया और वहां पर मिलिट्री जुंटा का रूल आ गया और अब यही अपने हिसाब से देश चला रहे हैं। चलिए, जब इतनी बातें इन देशों के बारे में हो गई है तो थोड़ी बातें इकोवास के बारे में भी करते हैं। ये एक रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है जो कि वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है। इसमें 15 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि मई 28, 1975 को स्टैब्लिश किया गया था। इसके लिए जो ट्रीटी साइन की गई थी उसका बड़ा ही प्यारा सा नाम है ट्रीटी ऑफ लागोस। हेडक्वार्टर्ड है ये नाइजीरिया के अबूजा में। गोल क्या है? गोल वही है जो कि किसी भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का होता है। कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी अफ्रीकन कंट्रीज के लिए मेंटेन की जाए, एक यूनिफाइड इंटीग्रेटेड ट्रेडिंग जोन डेवलप किया जाए जिससे अफ्रीकन स्टेट्स को फायदा हो, एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेडिंग यूनियन तैयार किया जाए, फर्दर लोगों के रहने का स्तर बढ़ाया जाए। मेंबर्स की बात करें तो बेनिन, क्योंकि देखो वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के लिए है ना, तो वेस्ट अफ्रीका के देश मिलेंगे। बेनिन, बुर्किना फासो, काबो वर्दे, कोट डिआइवोर, दिगाम्बिया, घाना, गिनी बिसाओ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, सियरा लियोन और टोगो जैसे देश इसके मेंबर्स हैं। नाउ इंडिया के साथ रिलेशंस की बात करते हैं तो इंडिया 2004 से ही इकोवास का एक ऑब्जर्वर स्टेटस अवेल करता है। इफेक्टिव डायलॉग पार्टनर है इंडिया इस पूरे रीजन में। यूएनएससी की सीट के लिए इंडिया इन्हें सपोर्ट करता है और इनके लिए बिड भी करता है। इंडिया इनको लाइन ऑफ क्रेडिट देता है जिससे इन्हें सपोर्ट मिलता रहे। एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमारी इनके साथ अच्छी बनती है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और साउथ साउथ कोऑपरेशन को भी इन सभी लोगों के साथ मिलकर प्रमोट करते हैं। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो पापीकोंडा नेशनल पार्क यानी कि पीएनपी के बारे में है। एक मेल टाइगर बड़ा ही सेफली नल्ला ज़रला रिजर्व फॉरेस्ट में पहुंच गया और वो जल्दी ही पापीकोंडा नेशनल पार्क तक पहुंच जाएगा।
हमारा सवाल उस टाइगर के बारे में नहीं है, हमारा सवाल है नेशनल पार्क के बारे में जिसमें ये यूपीएससी बड़ा इंटरेस्टेड रहती है। पापीकोंडा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के ईस्ट और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में एग्जैक्टली, और तेलंगाना के खम्मन डिस्ट्रिक्ट में आपको पापीकोंडा नेशनल पार्क का एरिया मिलेगा। गोदावरी के रिवर बेसिन में आता है ये, और पापीकोंडा माउंटेन रेंज इस नेशनल पार्क को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। फॉर्मरली इस पूरे रीजन को किष्किंधा कहा जाता था। किष्किंधा वही रीजन था जहां पर एप्स का किंगडम हुआ करता था। ये वही एप्स हैं जिन्होंने रामायण में भगवान राम की मदद की थी मां सीता को श्रीलंका से वापस लाने में। नेशनल पार्क का दर्जा इस रीजन को 2008 में मिला था। 1978 में हालांकि इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह स्टैब्लिश कर दिया गया था, बाद में ये जो नेशनल पार्क का हिस्सा बन गया। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो स्लोथ बियर के बारे में है। अब अगर हमने किंगडम ऑफ एप्स की बात कर ली है तो क्यों ना जामवंत जी की भी बात कर ली जाए। जब रामायण का सिलसिला शुरू ही हुआ है तो सब कुछ समझ लेते हैं। जामवंत जो कि रामायण में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहे। जामवंत के बारे में कहा जाता है कि वो स्लोथ बियर की एक स्पीसीज थे, ऐसी मान्यता है। अब किसी को पता नहीं है कि वो कौन से स्पीसीज थे, बट स्टिल ऐसा माना जाता है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो स्लोथ बियर्स होते हैं वो ह्यूमंस के साथ काफी बेटर कोऑर्डिनेशन करने में कैपेबल होते हैं। अभी हाल ही में कर्नाटका के वेस्टर्न घाट में एक सर्वे किया गया। इस पूरे रीजन को जाम्बवंस लैंड भी कहा जाता है, और ये रामायण के जामवंत जी से ही कनेक्टेड लैंड इसको माना जाता है। 38,540 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये एरिया सितंबर 2021 में सर्वे किया गया था। एक्सपेक्टेशंस के उलट स्लोथ बियर्स की जो संख्या है वो यहां पर ऐसी देखने को मिली कि ह्यूमंस के साथ बड़े हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस में रहते हैं। मतलब इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स ह्यूमंस के साथ देखने को नहीं मिलते। साइंटिफिक नेम है मैलर्सस ऑर्सिनस। ये 8 जो बियर की प्रजातियां पूरी दुनिया में पाई जाती हैं उनमें से एक हैं। इनके डाइट और बिहेवियर की बात करें तो मैर्मिकोफेगस माना जाता है इनको। इसका मतलब ये प्राइमरली बग्स और टर्माइट्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। हैबिटेट की बात करें तो ड्राई और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में आपको स्लोथ बियर देखने को मिलते हैं। टॉल ग्रासलैंड वाले एरिया में भी मिल जाएंगे। श्रब्स और ट्रीज इनको शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया, नेपाल, श्रीलंका में और कुछ हद तक भूटान में भी इनकी संख्या आपको मिल जाती है। अपीयरेंस में लंबे होते हैं, शैगी डार्क ब्राउन कलर होता है, ब्लैक फर इनके आपको देखने को मिलेंगे, कर्व्ड क्लॉज मिलेंगे, और बियर की सभी प्रजातियों में ये सबसे बड़े होते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करेंगे तो IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में। स्लोथ बियर सेंचुरी इंडिया में है दारोजी साउथ स्लोथ बियर सेंचुरी जो कि कर्नाटका में है, और जेस्सोर स्लोथ बियर सेंचुरी जो है वो गुजरात में है। चलिए, हमारा अगला आर्टिकल थोड़ा सा यूनिक है, अलग है, एंड दैट इज अबाउट ई इंक डिस्प्ले। ई इंक डिस्प्ले अमेजोन के किंडल के बारे में आपने सुना है क्या? अमेजोन का जो किंडल है वो ई बुक रीडिंग डिवाइस है जो कि इन जनरल आपको किताबों जैसा एक्सपीरियंस देता है। एकदम क्रिस्प पेपर जैसी स्क्रीन ई रीडर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है, पढ़ने में काफी मजा आता है। लेकिन ये जो पूरी स्क्रीन होती है किंडल स्क्रीन, ये आपको ई इंक डिस्प्ले के थ्रू काम करती है। सवाल ये है कि आखिर ये ई इंक डिस्प्ले है क्या, ये काम कैसे करता है, यह हमारे फोन या लैपटॉप स्क्रीन से कैसे अलग है। चलो पहले बताता हूं कि ये ई इंक डिस्प्ले लैपटॉप या फोन स्क्रीन से कैसे अलग है, बाकी की कहानी आप वैसे ही समझ जाओगे। चलो बताता हूं मैं आपको। देखो होता क्या है ना कि आपके जो फोन्स हैं या आपके पास अगर कोई टैबलेट है तो उसमें क्या होता है ना कि आपकी इसकी स्क्रीन के नीचे पिक्सल्स लगे होते हैं, ठीक है। और ये जो पिक्सल्स होते हैं ना इसमें 3 कलर्स होते हैं। इन पिक्सल्स में 3 कलर्स होते हैं, 2000 RGB, ठीक है, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। इन पिक्सल्स के नीचे जो होती हैं वो लगी होती हैं लाइट्स, ठीक है। जिस भी तरीके की स्क्रीन है, अगर एलईडी स्क्रीन है तो एलईडी लाइट लगी रहेगी। तो इस स्क्रीन के यानी पिक्सल्स के नीचे लाइट्स लगी होती हैं। ये लाइट्स आपके इन पिक्सल्स के ऊपर पड़ती हैं। इन्हीं 3 कलर के पिक्सल्स से ये मल्टीपल कलर्स को जनरेट करते हैं और फिर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर देते हैं। उन्हीं कलर्स के थ्रू आप किताबें पढ़ते हैं, इमेजेस देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और दुनिया भर के सोशल मीडियाज भी चलाते हैं, और इन्हीं
पिक्सल्स की मदद से आप ये खूबसूरत सा यूट्यूब वीडियो भी देख पा रहे हैं। तो देखिए, ऐसे ही आपके मोबाइल की स्क्रीन काम करती है। बहुत ही सिंपल बता रहा हूं क्योंकि मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं आसान भाषा में बता रहा हूं कि आपकी मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है वो पिक्सल्स से बनी हुई है, जिसमें 3 कलर्स होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। उसके नीचे लगी हुई हैं LED लाइट्स, और वो लाइट्स जो हैं जिस भी टाइप की स्क्रीन है वो फ्लैश करती हैं पिक्सल्स के ऊपर। ये पिक्सल्स वेरियस कलर्स जनरेट करते हैं और उन्हीं वेरियस कलर्स की मदद से आप अपनी स्क्रीन पर ये चलता हुआ वीडियो देख पा रहे हैं। तो ये तो काम हो गया आपके मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन के काम करने का। लेकिन जो ई इंक डिस्प्ले है ये ऐसे काम नहीं करता। ई इंक डिस्प्ले में जो स्क्रीन होती है उसके नीचे पिक्सल्स नहीं होते, उसके नीचे आपके मोबाइल स्क्रीन की तरह पिक्सल्स नहीं होते, बल्कि यहां पर कुछ माइक्रो कैप्सूल्स होते हैं। ये जो माइक्रो कैप्सूल्स होते हैं ना, ये 2 कलर्स में होते हैं, ब्लैक और व्हाइट में। ठीक है, ये माइक्रो कैप्सूल्स जो होते हैं, छोटे छोटे कैप्सूल्स, मतलब ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं पिक्सल से। ये केवल 2 ही कलर के होते हैं, एक तो व्हाइट और दूसरा ब्लैक। ये एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो व्हाइट और ब्लैक कलर के होते हैं। जो सफेद वाला होता है, देखो, हाँ, जो सफेद वाले पार्टिकल्स होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, जबकि जो ब्लैक वाले पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। आज जब आप इन पे इलेक्ट्रॉनिक की सप्लाई करते हो ना, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट माइक्रो कैप्सूल्स जो कि पिक्सल से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स हो जाने के बाद ये सरफेस पर आपको ब्लैक और व्हाइट कलर देते हैं, और इसी ब्लैक एंड व्हाइट कलर से आपकी स्क्रीन फ्रेम होती है। कहने का मतलब कि आपको कोई कलरफुल एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो ये जो टैबलेट जैसी डिवाइस होती है ना, इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है किताबें पढ़ने में, क्योंकि किताबों में आपको कलर की जरूरत पड़ती नहीं है। आप ब्लैक एंड व्हाइट में बुक्स पढ़ सकते हो, लेकिन क्यों? जब कलरफुल बुक्स मैं पढ़ सकता हूं अपने लैपटॉप में, अपने टैबलेट में, तो मुझे इस तरीके के एक अलग डिवाइस की जरूरत है ही क्यों? देखो, इसके कई सारे फायदे हैं। फायदे बताता हूं। पॉइंट नंबर 1, इसमें बहुत बैटरी कम लगती है, क्योंकि ये स्क्रीन को बहुत आसानी से चेंज नहीं करता। दूसरा, ये आपको रियल बुक का एक्सपीरियंस देता है। इसके नीचे से कोई लाइट नहीं आ रही होती है, तो इसको पढ़ने के लिए इन जनरल आपको नेचुरल लाइट की जरूरत होती है। हालांकि साइड में यहां पर कुछ लाइट्स लगा दी जाती हैं जो स्क्रीन पर फ्लैश करके स्क्रीन को रात में भी विजिबल बना देती हैं। तो थोड़ा बहुत तो सहूलियत दी गई है, नहीं तो आपको बिल्कुल नेचुरल बुक की तरह ही इसको पढ़ना पड़ता है। तो चूंकि ये कलर्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो आंखों के ऊपर कोई स्ट्रेन्स नहीं जाते। तो रियल बुक एक्सपीरियंस आपको मिलता है ई इंक डिस्प्ले से, और इसी लिहाज से ये डिफर कर जाता है किससे? आपके मोबाइल फोन से, या फिर आपके टैबलेट से, लैपटॉप स्क्रीन से। ई इंक डिस्प्ले को MIT ने 1990s में डेवलप किया था। एक कंपनी थी ई इंक कॉर्पोरेशन, उसने ये काम संभाला था। माइक्रो कैप्सूल जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो टेक्स्ट और इमेजेस को क्रिएट करते हैं जो सरफेस पर आकर दिखते हैं, लेकिन वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पिक्सल्स 2 ही कलर के होते हैं। ये लाइट को बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्ट करते हैं जैसे कि ओरिजिनल पेपर। इससे आंखों के ऊपर जोर नहीं जाता। ये बहुत ही कम पावर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें कोई बैकलाइट होती ही नहीं है, और लंबे समय तक आप किताबें पढ़ सकते हो। रात में रीडिंग एक्सपीरियंस के लिए साइड में लाइट्स लगा दी जाती हैं, जो कि आपकी बुक को विजुअल बना देती हैं। इमेजेस तभी बदलती हैं जब बहुत जरूरी हो, इसीलिए बैटरी लाइफ काफी लंबे समय तक बची रहती है। ये ई पेपर से डिफरेंट है। ई पेपर तो लॉन्ग टर्म है, बहुत ब्रॉड टर्म है, जो हर तरीके के डिस्प्ले को मिमिक करता है। लेकिन ई इंक डिस्प्ले एक स्पेशल टाइप ऑफ ई पेपर है, जो माइक्रो कैप्सूल्स का इस्तेमाल करता है, चार्ज पार्टिकल वाले, और आपको रियल बुक का एक्सपीरियंस देता है। एडवांटेजेस क्या हैं? पावर का कंजम्पशन न के बराबर है। एक बार चार्ज कर दो और हो सकता है महीने भर आपकी डिवाइस यहां पर चार्ज्ड ही रहे। ये लंबी बैटरी लाइफ के लिए बहुत काम का है। आंखों के ऊपर बहुत कम जोर पड़ता है, इसीलिए आउटडोर रीडिंग बहुत आसान हो जाती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये रिफ्रेश बहुत देर से होता है। LED, OLED डिस्प्लेस तो है नहीं इसमें, तो अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो बहुत टाइम लेता है चेंज होने में। कलर लिमिटेड होते हैं, तो रेजोल्यूशन ऑप्शन ज्यादा नहीं होते। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाई है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन इस पर काम नहीं करते। Amazon Kindle एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है, जो ई रीडर्स की मदद करता है। करंट एप्लीकेशंस में देखो, पहले तो किताबों के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन अब किसी भी ऐसी चीज में इसका इस्तेमाल करते हैं जिसमें फ्रिक्वेंट चेंज रिक्वायर्ड ना हो, जैसे कि बस स्टॉप पर डिस्प्ले या वॉकिंग डायरेक्शन के साइंस, रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज। वो देखो जो हैं उनको बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़ता, तो वो एक जैसे बने रहते हैं, तो वहां पर ये काम के होते हैं। बहुत स्लो रिफ्रेश होता है वीडियो एनिमेशन के थ्रू, इसीलिए बैटरी लाइफ भी लंबी होती है। तो काम की है डिवाइस, जानते रहिए। यूपीएससी कई बार इस तरीके की टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट लेती है और सवाल पूछ लेती है। मैंने लास्ट सेशन में क्वेश्चन पूछा था 2013 के वायरस के बारे में, केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा और तीसरा इनकरेक्ट है। आज का सवाल वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट के बारे में 2011 में पूछा गया था।
वोट ऑन अकाउंट का जो प्रोविजन है उसे रेगुलर गवर्नमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इंटरिम बजट का केयरटेकर गवर्नमेंट में। वोट ऑन अकाउंट केवल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के बजट का डील करता है, जबकि इंटरिम बजट दोनों डील करता है। आपको बताना है कौन सा गिवन स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। जवाब चाहिए कमेंट बॉक्स में। आपको पता है सेशन की पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा या दिए गए एड्रेस को आप टाइप भी कर सकते हो। 5000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए इन सेशंस की पीडीएफ के लिए और किसी भी एडिशनल जानकारी के लिए। हर बार की तरह मैं आपका क्वेश्चन जो मैंने आपको कल नहीं दिया था लेकिन आज दे रहा हूं, ये अफ्रीका का मैप और ये है हाईलाइटेड कंट्री। आप मुझे इसका नाम क्यों नहीं बता देते और इसकी कैपिटल भी बता दीजिए। तो नाम और कैपिटल कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, पता चले मैपिंग की जानकारी आपकी ठीक ठाक चल रही है कि नहीं। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया और आपको कुछ नई जानकारियां भी मिली। इसी के साथ आप सभी लोगों को अलविदा, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।